Hello, student. I'm your science educator, and my name is Trishti Srivastava. I hope you all are good. तो इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैंने इसका हाइलाइटेड वीडियो डाला था, अपलोड किया था अपने चैनल पे। और उसको डालने के पीछे मेरा सिर्फ यही मकसद था कि आप इस चैप्टर के बारे में एक समरी जान लें, ताकि इस चैप्टर को पढ़ने में आपको कोई बोरियत फील ना हो और आप इस चैप्टर को इजीली समझ सके कि इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस नए चैप्टर को, क्लास 8 के पहले चैप्टर को, एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिंग वर्ड ऑफ साइंस। ठीक है, तो इस नाम से आपको पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में हम साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और साइंस को हम कैसे मतलब इन्वेस्टिगेट करें, कैसे एक्सप्लोर करें, कैसे कैसे चीज़ों को समझें जाने। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि देखिए, वेलकम बैक। ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ईच चैप्टर यू विल फाइंड सच अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो पहले हम इससे पहले अपना पेन जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ईच चैप्टर यू विल फाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस। दे आर नॉट मीन्स फॉर एनी एग्जाम, दे आर यूनिक इन्विटेशंस to spark your curiosity to explore the world of science। इसके कहने का मतलब यही है कि इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो सबका मतलब ये नहीं है कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ही होने वाले हैं। ठीक है, ये सिर्फ क्यूरियोसिटी बेस पे आपके मतलब जिज्ञासा को स्पार्क करने के लिए, कि आप कितना क्यूरियस हैं किसी चीज को जानने के लिए, ठीक है, उसके बारे में बताता है। जैसे कि Why is the one side of पूरी thinner than the other? जब आप छोटे होंगे तो आपकी मम्मी जो है वो पूरी बनाती होंगी, तो आप लोग पूछते होंगे मम्मी पूरी की एक साइड इतनी पतली क्यों है और एक साइड इतनी मोटी क्यों है। ठीक है, are there more grains of sand on all the beaches and desert of the world are more stars in our galaxies। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो आप लोग कभी बीच पे घूमने गए हैं, अगर नहीं गए हैं तो जाइएगा जरूर। तो वहाँ बीच पे बहुत सारे सैंड होते हैं या फिर डेजर्ट एरिया में बहुत सारे सैंड के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो हमारे गैलेक्सीज में स्टार्स है, क्या वो ज्यादा है या फिर जो एक सैंड है, मतलब सैंड के पार्टिकल जो कि डेजर्ट एरिया या बीच में पाए जाते हैं, वो ज्यादा है। ठीक है, तो इसके बीच में कंपैरिजन वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको देख के ही लग रहा होगा कि बहुत ही जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत क्यूरियस होते हैं किसी चीज को जानने के लिए, तो ऐसे सवाल करते हैं। ठीक है, तो राइट फ्रॉम ग्रेड 6 वी हैव एब्जॉर्ब द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड अस। ठीक है, ग्रेड 6 में हमने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके अलग अलग शेप की पत्तियां होती हैं, एंड बहुत सारे तरह तरह के इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं। किसी के लेग्स जो है वो 3 पेयर्स होते हैं, किसी के 2 पेयर्स होते हैं, किसी के 1 पेयर्स ही होते हैं, किसी के पास विंग्स होता है। तो सो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स आर प्रेजेंट अराउंड हियर। ठीक है, अराउंड अस। Why has nature created such a vast variety? अब यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहा है कि नेचर ने इतनी वास्ट वैरायटी कैसे क्रिएट कर ली और क्यों क्रिएट की। तो इज देयर सच अ क्वेश्चंस दैट मेक यू क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड। तो यही सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको बहुत क्यूरियस करते हैं वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए। और ऐसा ही कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है तो आप यहाँ पे जरूर लिखिएगा। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं। आवर जर्नी विद क्यूरोसिटी इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस कंटिन्यू इन ग्रेड 8। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारी क्यूरोसिटी की जर्नी है वो भी क्लास 8 में भी कंटिन्यू है। वी होप यू ब्रिंग along the spirit of adventure and exploration that has guided us so far। In grade 6 we discovered how science begin with wonder, with simple why and how questions about the world around us। यहाँ पे कह रहा है कि जो ग्रेड 6 है, तो ग्रेड 6 में हमने क्या सीखा। ग्रेड 6 में हमने सिर्फ सीखा कि हम साइंस को कैसे मतलब एक्सप्लोर करें, लाइक जो हमारे आसपास जो मौजूद चीजें हैं उनको हम
कैसे जाने, तो हाउ और वाई के क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि उस टाइम हम काफ़ी छोटे हुआ करते थे क्लास 6 में, तो हम चीज़ों को जो है वो मतलब डिस्कवर करना चाहते थे, जानना चाहते थे। तो हम हमारे दिमाग में हमेशा क्वेश्चन होता था कि हाउ, कैसे ये पॉसिबल है, वाई और क्यों ये मतलब हो रहा है, ये प्रोसेस क्यों हो रहा है। जैसे कि अगर मान लो कि कोई प्लांट है, ठीक है, वो प्लांट जो है वो सूख गया है, ठीक है। तो अब हम अपने आसपास, जैसे मान लो आपके घर में कोई पौधा लगा है, ठीक है, तो वो गमले में ऐसे लगा हुआ है और वो सूख गया है, ठीक है। तो आप अपनी मम्मी से पूछोगे कि हाउ, मतलब कैसे, ये पौधा क्यों सूख गया है मम्मी, और मतलब कैसे सूख गया है। तो क्या इसके पीछे रीजन हो सकता है कि सनलाइट की वजह से, बहुत ज्यादा सनलाइट मिला हो, इस वजह से पौधा सूख गया हो, या फिर पानी की कमी की वजह से सूख गया हो, ठीक है। तो ऐसे छोटे बच्चे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। अब ग्रेड 8 में हमने क्या देखा कि वी लर्न दैट साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग, दैट ईच आंसर्स ओपन न्यू क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्लास 7 में हमने देखा कि साइंस हमेशा जो है इवॉल्विंग होता है, इवॉल्विंग मतलब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। पहले हम हाउ एंड वाई के क्वेश्चन से जानते थे, ठीक है, मतलब जब हम चीजों को देखते थे जब छोटे थे, तो हम जानते थे कि हाउ कैसे, एंड वाई क्यों, ठीक है। तो अब 7th में जैसे गए तो हमने सीखा कि जो भी चीजें हमारे आसपास है वो मतलब जो भी चीजें हमारे आसपास है उससे हम उसको हम देखते हैं और उससे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उस क्वेश्चन से भी क्या होता है, नए नए आंसर्स जनरेट होते हैं, और हमारी जो आइडियाज हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, एक्सप्लोर होते हैं, मतलब चेंज होते हैं, हमारे आइडियाज बदलते रहते हैं। और जितना ही डीप अगर हम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे तो उतना ही हम ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो क्या समझ में आया, ग्रेड 6 में सिर्फ हमने हाउ एंड वाई जैसे क्वेश्चन से अपने क्यूरोसिटी को सेटिस्फाई किया, एंड क्लास 7th में हमने ये देखा कि जो भी हम चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं उन चीज़ों में भी क्या है, जो नए नए क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं उसमें भी कुछ नए सवाल जो है वो अपने आप ही जनरेट होते जा रहे हैं। और यही आइडियाज जो है हमें धीरे धीरे और डीपर नॉलेज की ओर ले जा रही है, ठीक है। ग्रेड 8 में हम देखते हैं कि वी टेक द नेक्स्ट स्टेप, एंटरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ड ऑफ साइंस। अब हम थोड़े बड़े हो चुके हैं, तो ग्रेड 8 में हम इंटर करते हैं इन्वेस्टिगेटिंग वर्ड ऑफ साइंस की तरफ, ठीक है। मतलब हम चीजों को एक साइंटिफिक या प्रैक्टिकली तौर पर देखते हैं और करते हैं, वेयर जहां वंडर and evolutions come together to form the heart of how science work, ठीक है। जहाँ पे जो भी वॉन्डर है एंड इवोल्यूशन। अब यहाँ पे कई बच्चे जो है वॉन्डर का मीनिंग नहीं समझ पा रहे होंगे, तो मतलब चौंकाने वाला, कि अगर कोई नई चीज आप देखते हैं तो आपको वो बहुत चौंका देती है, अरे ये क्या है, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो वॉन्डर एंड इवोल्यूशन जो है वो दोनों जो है मिल करके वो एक साइंस का फॉर्मेशन, मतलब जैसे साइंस पे वर्क करते हैं, ठीक है। मतलब एक साइंटिफिक तौर पे अगर हम चीजों को देखें तो इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि वंडर एंड इवोल्यूशन दोनों मिलकर के ये क्या बनाते हैं, हार्ट ऑफ साइंस, ठीक है। हम ऐसे कह सकते हैं, सिंपल वे में ऐसे कह सकते हैं कि वर्ड वंडर एंड इवोल्यूशन मिलकर के क्या बनाते हैं, हार्ट ऑफ साइंस। ओके, चलिए नेक्स्ट, एंड वी डोंट वांट यू टू जस्ट लर्न न्यू फैक्ट। अब यहाँ पे है कि अब हमें सिर्फ जो है फैक्ट्स को याद नहीं करना है, अब हमको क्या करना है, वी वांट यू टू लर्न हाउ टू फाइंड न्यू फैक्ट्स, ठीक है। अब हम इतने बड़े हो चुके हैं कि सिर्फ हमें चीज़ों को याद नहीं करना है, हमें नए नए फैक्ट्स जानने हैं, और सिर्फ जानना नहीं है, उनके प्रति इन्वेस्टिगेट करना है। Like investigation in science mean more than just looking at something and asking only simple questions, ठीक है। अब हम साइंस में क्या है कि जब हम चीजों को और ज्यादा देखते हैं तो हम उसके प्रति जो है अपने क्वेश्चंस जो है और पूछते जाते हैं, और उस चीजों को और सिंपल तरीके से करते हैं। नाउ यू कैन आस्क मोर फोकस क्वेश्चंस, ठीक है, और ज्यादा क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। डिजाइन वे टू परहैप्स टू सिंपल एक्सपेरिमेंट टू आंसर दोस क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पे इस पूरे लाइन के
लाइन के कहने का मतलब है, पूरे पैराग्राफ के कहने का मतलब है कि जब हम देखो, अब हम इतने बड़े हो चुके हैं कि अब हमें चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चीज़ों को, मान लो कोई भी चीज़ है तो उसको अब हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के साथ साथ इसके प्रति हम क्वेश्चंस पूछेंगे कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है, हाउ। और इस क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस पूछ के सिर्फ छोड़ नहीं देंगे, उसको हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है। और फिर इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेट करने के साथ साथ उस पे एक्सपेरिमेंट भी करेंगे और अपने आंसर्स को पा लेंगे, ठीक। और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्टेप बाय स्टेप, step by step, we will learn how to use questions as starting points to try to absorb carefully, experiment thoughtfully, and explain clearly what we see. ठीक है, अब हम चीज़ों को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे थॉटफुली, मतलब सोच समझ के उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज़ें देखा और फटाक से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। फिर उसको हम जब एक्सपेरिमेंट कर लेंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन मिलेगा ही, तो उस कंक्लूजन को हम क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इन डूइंग ईच ऑफ यू वांट जस्ट बी लर्नर बट ऑल्सो इन्वेस्टिगेटर। अब हम सिर्फ एक लर्नर नहीं, एक इन्वेस्टिगेटर बन गए हैं, मतलब खुद को क्या है, एक नन्हा साइंटिस्ट मानना है। यहाँ पे देखो, यंग साइंटिस्ट एक्सप्लोरिंग रियल वर्ल्ड पजल। यहाँ पे कहने का मतलब है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइटर यूज करेंगे, ठीक है, इस चीजों को हाईलाइट करने के लिए, ठीक। तो अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि अब हम चीज़ों को सबसे पहले तो ऑब्जर्व करेंगे केयरफुली, एक्सपेरिमेंट करेंगे थॉटफुली, एंड एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट वी सी। और हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली हमने क्या सीखा। तो ईच ऑफ यू वांट जस्ट बी लर्नर। अब हमें सिर्फ लर्नर बन के नहीं रहना है बट ऑल्सो इन्वेस्टिगेटर्स। अब हमें क्या है, एक इन्वेस्टिगेटर बनना है, एक यंग साइंटिस्ट बनना है, एंड एक्सप्लोर करना है रियल वर्ल्ड पजल को, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। और दे मे रेंज फ्रॉम एवरीडे लाइफ, लाइक why does dough rise to the bigger mystery of the earth and beyond, like is the word getting warmer, sorry, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अब चीजों को सिर्फ हमें देखना नहीं है, ठीक है, देख करके सिर्फ फैक्ट्स को याद नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, एक जो भी चीजें हमने देखी हैं उसको हम इन्वेस्टिगेट करना है और खुद को एक यंग साइंटिस्ट मानना है। यंग साइंटिस्ट मानना है और चीज़ों को एक्सप्लोर भी करना है, उसके प्रति हमें डीप नॉलेज भी लेनी है। और ये हमारे एवरीडे लाइफ से ही आएगा, जो भी हमारे एवरीडे लाइफ में चीज़ें हो रही हैं उसको हमको केयरफुली ऑब्जर्व करना है, देखना है, इन्वेस्टिगेट करना है, उस पर एक्सपेरिमेंट करना है, उससे कंक्लूजन निकाल के अपनी अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो यही है कि वाई डज डो राइस, ठीक है, जो आटा हम लोग गूंथ के रखते हैं वो इतना नरम कैसे हो जाता है। और जो अर्थ है वो लाइक टू द बिगर मिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड बियॉन्ड, लाइक द वर्ल्ड गेटिंग वार्मर। यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से हमारा अर्थ जो है वो इतना वार्म क्यों हो जाता है। तो ये सारे जो है क्वेश्चंस हैं जिसकी वजह से हम मतलब अच्छे से चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेंगे और देखेंगे, ठीक है। अभी इस पैराग्राफ को हम एक बार रीड कर ले रहे हैं, पढ़ा ले रहे हैं, और इसका एक बहुत ईजी तरीके से मैंने नेक्स्ट स्लाइड में रखा है, तो आप उसको देख करके बहुत ईजी तरीके से आप समझ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ा दे रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैम ने बस स्लाइड चेंज कर करके पढ़ा दिया जल्दी जल्दी और कुछ भी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की क्लियरली, ठीक है। इसलिए मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ ताकि आपको एनसीईआरटी भी आपकी रीड हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट, as you turn each page of this book, we hope you notice the interesting design of our page number and once again on the left hand pages, ठीक है। At the bottom you will find the image of root symbolizing the deep solid foundation, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा
मैंने थोड़ा लाइन जो है नीचे ड्रॉ हो गया है, तो मैं इसको इरेज़ कर देती हूँ। और यहाँ पे देखो इस पैराग्राफ में ना 2 चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपको समझना होगा, ठीक है? मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो यहाँ पे कह रहा है ना कि लेफ्ट हैंड पेज पे एक्चुअली यहाँ पे वो जो इमेज है जिसके बारे में कह रहा है, वो इस पेज में नहीं है, बट मैं आगे अभी स्लाइड चेंज करूँगी तो मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड पेज एट द बॉटम, ठीक है? बॉटम यानी इस साइड पे कहीं कोई इमेज है, ठीक है? देखते क्या है। यू विल फाइंड द इमेज ऑफ रूट। यहाँ पे क्या है, मान लो सपोज करो इस साइड में एक रूट का इमेज है, ठीक है? अब ये रूट जो है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है इसके बारे में बता रहा है। symbolize the deep, solid foundation of knowledge that keeps us connect to our environment, tradition and our culture and natural heritage. ठीक है, इसके बारे में आई थिंक इसको हाईलाइट करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। पहले मैं इसको इरेज़ करती हूँ थोड़ा सा ये लाइन, ठीक है? हो गया? चलिए, अब हम इसको हाइलाइट करके आपको दिखाते हैं, ठीक? तो यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लेफ्ट हैंड पेज पे क्या है, बॉटम के साइड में हमने देखा कि इमेज है रूट का। देखो सॉरी यहाँ पे नहीं है बट मैं आगे आपको दिखा दूँगी। सिम्बोलाइज़ द डीप, इस रूट का मतलब क्या है? ये रूट सिंबल करता है डीप सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज दैट कीप्स अस कनेक्ट टू आवर एनवायरनमेंट, ट्रेडिशंस एंड आवर कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज, ठीक है? तो इसके बारे में बता रहा है यानी जो रूट है उसका सिंबल क्या है, ठीक है? उसके बारे में बता रहा है। देखो रूट यहाँ पे क्या सिंबलाइज कर रहा है, तो रूट यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है डीप सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज को, ठीक है? डीप सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, ठीक? और ये जो नॉलेज है वो कैसे कनेक्ट कर रहा है, तो हमारी ये जो नॉलेज है वो कनेक्ट कर रहा है हमारे किसको, इन्वायरमेंट को हमारे ट्रेडिशंस को एंड हमारे कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को, ठीक है? तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसमें दो कॉन्सेप्ट हमें मिलेंगे, एक तो रूट का कॉन्सेप्ट है और अभी आगे हम पढ़ेंगे तो एक काइट का कॉन्सेप्ट भी हमें मिलने वाला है। तो चलो हम पढ़ लेते हैं फटाक से, ठीक है? तो फिर से हम हाइलाइटर का यूज़ करेंगे एंड उस पॉइंट को हम हाइलाइट करेंगे, ठीक है? तो देखो ऑन द राइट हैंड पेजेस इन द टॉप कॉर्नर, यानी इस साइड में टॉप कॉर्नर पे राइट हैंड पे कुछ तो होगा, ठीक है? क्या होगा चलिए देखते हैं। तो यू विल फाइंड अ kite soaring in the sky, reminding us that curiosity may take flight if we are to explore the unknown together. These two symbols, the root and kite, ठीक है? तो अब यहाँ पे कह रहा है कि जो राइट हैंड पेज पे अपर साइड में टॉप कॉर्नर पे क्या हमने देखा कि काइट है, ठीक है? काइट सोअरिंग इन द स्काई यानी वो आकाश में उड़ता हुआ हमें दिख रहा है। वो हमें रिमाइंड कराता है हमारी क्यूरोसिटी के बारे में, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमें क्या पता चला कि काइट क्या रिमाइंड कराता है हमारी क्यूरोसिटी को, ओके? रूट हमें क्या सिंबलाइज कराता है, तो डेवलप सॉरी डीप सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज के बारे में बताता है एंड काइट जो है हमारी क्यूरियोसिटी के बारे में बताता है। क्यूरियोसिटी कैसे, तो जो भी अननोन चीजें हैं, ठीक है, उसको हमें एक्सप्लोर करना, ठीक है? और फिर मतलब वही फ्लाइट हमें ये बताता है कि जो भी अननोन चीजें हैं उसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए, तभी तो हमारी क्यूरियोसिटी जनरेट होगी, ठीक है? तो अब यहाँ पे कह रहा है कि जो रूट है और काइट है ये दोनों मिलकर के क्या है, ये हमें क्या बनाते हैं, रूट और काइट, ये मिलकर के हमें एक लिटिल साइंटिस्ट बनाते हैं, ओके? to invite you to stay grounded in real observation while allowing your idea to soar towards new horizon. Remember, investigation in science work best only when we balance the solid ground of careful observations with the freedom of creative thinking. ठीक है, यानी हम चीजों को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे और हमारे क्या होगी,
क्रिएटिव थिंकिंग्स जो है वो डेवलप होगी, यानी फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग से, यानी हम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सोचेंगे, विचारेंगे उसके बारे में, ठीक है। You will also notice some pattern in the lines at the bottom of the page. There are some hidden scientific thoughts in these as well. ठीक है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हिडन है, ठीक है, बट डोंट वरी, दे आर मेनली टू मेक द पेज अ लिटिल लेस बोरिंग. लेट अस नाउ टेक अ ब्रीफ look at the various stop on our journey this year and see where our curiosity supported by strong roots and lifted by soaring ideas might take us. ओके, तो आई होप ये स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आई होगी. अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ठीक है, देखो ये जो पिछली प्रीवियस स्लाइड है उसी को मैंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया है, ठीक है, क्योंकि आप अब मान लो कुछ बच्चे जो है उनको नहीं समझ में आता, तो आप इस स्लाइड को ही पढ़ेंगे तो आप बहुत इजी वे में समझ जाएंगे. वो सारी चीज़ों को थोड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने लिखा है, ठीक है. अब देखो, साइंस इज अबाउट फाइंडिंग नॉट जस्ट लर्निंग. ठीक है, साइंस साइंस क्या है, फाइंडिंग्स के बारे में है, ठीक है. ये नहीं है कि बस चीज़ों को हमने रट लिया हो गया, ठीक है. साइंस ऐसा नहीं है, साइंस क्या है, फाइंडिंग्स के बारे में है, ठीक है. अब हम आगे पढ़ते हैं. तो क्या लिखा है इसमें, पहले तो हम अपना पेन चेंज कर लेते हैं. ठीक है, वी डोंट जस्ट लर्न न्यू फैक्ट, वी लर्न हाउ टू फाइंड न्यू फैक्ट. इन्वेस्टिगेशन मतलब, ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब यही होता है कि चीज़ों को हमें सिर्फ याद करना नहीं होता है, हम चीज़ों को समझना होता है, हमें चीज़ों को समझना होता है. तो हम कैसे, तो कैसे चीज़ों को समझेंगे, आस्किंग सिंपल क्वेश्चंस. ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस हम पूछ के, केयरफुली ऑब्जर्व करके, सिंपल एक्सपेरिमेंट्स करके, यूजिंग व्हाट वी फाइंड टू इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, हम इन सब चीज़ों को करके हमारी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, तभी तो हम चीज़ों के बारे में सीखेंगे. एंड द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में क्या होता है, आस्क क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ एंड वाई व्हाट. ठीक है, सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर हम केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस करते हैं, और फिर हम चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर पाते हैं. जब हम चीज़ों को पढ़े रहते हैं तो हम चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर पाते हैं ईजी वे में, ठीक है. और ये बहुत अच्छा लग रहा है ना पिछले साइड से. अगर पिछले साइड को बस हम ऐसे ही पढ़ा के छोड़ देते तो शायद इतना अच्छा से आपके दिमाग में फिट नहीं बैठता, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाए बच्चों को, ताकि उनको बोरियत बिल्कुल भी फील ना हो. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बिकम अ यंग साइंटिस्ट. अब हम एक यंग साइंटिस्ट कैसे बने, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप वी लर्न टू यूज क्वेश्चंस टू ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लेन व्हाट वी सी. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि हमने क्या क्या देखा. यू आर नॉट जस्ट लर्नर्स. ठीक है, आप केवल लर्नर नहीं है, यू आर इन्वेस्टिगेटर एंड यंग साइंटिस्ट. ठीक है, आप सिर्फ एक लर्नर नहीं है. अब आप क्लास 8th में आ गए हैं तो आप सिर्फ एक लर्नर नहीं है, आप एक इन्वेस्टिगेटर बन गए हैं और एक यंग साइंटिस्ट बन गए हैं. You can solve mysteries in everyday life like why does dough rise, or bigger mystery like why is earth getting warmer. ठीक है, आई होप ये बहुत ही अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी. ठीक है, आप बस इस स्लाइड को अच्छे से देख लेना. आप जो भी बुक में लाइन बाय लाइन लिखा है उसी चीज़ों को मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बताया है, और आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखो रूट का कॉन्सेप्ट है. ऑन द लेफ्ट हैंड पेजेस यू विल सी अ रूट, इट्स सो द डीप सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूट क्या सिंबलाइज करता है, तो रूट सिंबलाइज करता है डीप सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज. ठीक है, इट कीप अस कनेक्टेड टू आवर एनवायरनमेंट, ट्रेडिशन, कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज. ठीक है, ये क्या करता है, ये रूट जो है हमारे ट्रेडिशन, एनवायरनमेंट, नेचुरल हेरिटेज, कल्चर को कनेक्ट करके रखता है. ठीक है, रूट सिंबलाइज मीन्स स्ट्रॉन्ग नॉलेज. ओके, केयरफुल ऑब्जर्वेशंस, कनेक्शंस, ट्रेडिशन एंड सॉलिड थिंकिंग टुगेदर. सॉरी, यहाँ पे काइट पढ़ते हैं. काइट, आवर क्यूरोसिटी. काइट का सिंपल मीनिंग है हमारी क्यूरोसिटी से. ठीक है, ऑन राइट हैंड पेज यू विल सी a kite soaring in the sky. It reminds us curiosity must take a flight. ठीक है, क्यूरोसिटी हमेशा फ्लाइट के तौर पे, मतलब जैसे क्यूरोसिटी, जिज्ञासा हमेशा आगे की ओर बढ़ती है. ठीक है, वी शुड एक्सप्लोर द अननोन एंड लेट आवर आइडियाज सोर हाई.
ठीक है, काइट मीन्स क्यूरोसिटी एंड क्रिएटिविटी, आस्किंग क्वेश्चन, एक्सप्लोर आइडियाज एंड रीचिंग न्यू हॉरिजन। ठीक है, तो टुगेदर the root and kite help us stay grounded in real observation, use creativity to explore the unknown, and take our ideas to new horizon. Okay, अब real life questions we can explore. Why does dough rise? Why does it rain? How do plants grow? ठीक है, ये सारे जो रियल लाइफ क्वेश्चंस हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. हिडन पैटर्न, look closely at the line at the bottom of the page. You will find hidden scientific pattern and thoughts. They make the page interesting and help you notice more details. Okay, big mistake we can think about. Why is earth getting warmer? ठीक है, बिग मिस्ट्रीज हैं वी कैन थिंक अबाउट, जिसके बारे में हमें क्या सोचना है. वाई डज द मून चेंजेस शेप? मून अपने शेप को कैसे चेंज कर लेता है? अर्थ जो हमारा इतना वार्म कैसे हो जाता है? हाउ डू स्टार फॉर्म्स? और ये जो स्टार्स हैं वो कैसे फॉर्म्स होते हैं? तो ये बड़ी बड़ी सी मिस्ट्री है जिसको हमें जानना है. इस ओवरऑल स्लाइड का समरी है, साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग फैक्ट, it is about investigating, questioning, observing, experiment and understanding. A good scientist balance strong root knowledge with the freedom to fly curiosity. यहाँ पे देखो, रूट मीन्स नॉलेज, काइट मीन्स क्यूरोसिटी, और रूट एंड काइट मिल करके ग्रेट साइंटिस्ट जो कि आप लोग बनने वाले हो. ठीक है, अब आप लोग क्लास 8 में आ गए हो तो आप लोग को क्या बनना है? ग्रेट साइंटिस्ट बनना है. लेट योर क्यूरोसिटी ग्रो, योर रूट स्ट्रॉन्ग एंड योर आइडिया सोर. अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे बारे में, हाँ जो मैंने बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि उस स्लाइड में मैं नहीं दिखा पाई थी. ये देखो एक काइट का सिंबल है जो कि राइट साइड पे टॉप पोजीशन पे है. ओके, रूट का सिंबल इस स्लाइड में भी मैं नहीं दिखा पा रही हूँ. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखा दूंगी. ठीक है, दिस ईयर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, this year our investigation adventure will take us on a journey from tiny microbes we can't see to planet wide challenges we can't ignore. अब यहाँ पे कह रहा है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एडवेंचर है वो, अब हम आगे की ओर उसमें बढ़ते हैं. इन्वेस्टिगेटिंग एडवेंचर में हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं कि ये जो जर्नी है हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई है. तो फ्रॉम द टाइनी माइक्रोब्स, ठीक है, छोटे छोटे माइक्रोब से लेकर के प्लानिट के वाइड चैलेंजेस तक. ठीक है, यानी जो ये जर्नी है अब हमारी स्टार्ट हुई है छोटे छोटे माइक्रोब से लेकर के प्लानिट के वाइड चैलेंजेस तक, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, वी विल स्टार्ट बाय एग्जामिनिंग समथिंग एज स्मॉल एज सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर एंड देन अनकवर अ हिडन वर्ल्ड ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म. लाइक एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर में बहुत सारे हिडन वर्ल्ड ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं नेकेड आई से, बट डीपली लिंक टू अस, वो हमसे जुड़े रहते हैं. सम ऑफ दीज आर इनविजिबल हेल्पर, कुछ जो है इनविजिबल हेल्पर होते हैं जो हमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, मेडिसिन को प्रोड्यूस करने के लिए, वाइल अदर कैन बी हार्मफुल कॉजिंग इन्फेक्शंस. ठीक है, तो अब हम इस लाइन को थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं क्योंकि ये क्या है? इम्पॉर्टेंट है, तो हम इसको हाईलाइट करेंगे. अब देखो क्या है कि जो लाइक यहाँ से करते हैं. ठीक है, सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर में क्या होता है? अनकवर अ हिडन वर्ल्ड ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म, यानी बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अनसीन होते हैं, हिडन होते हैं, हमें नहीं दिखाई देते हैं. वो क्या होते हैं? डीपली हमसे जुड़े होते हैं. बट जो इनविजिबल, बट सम ऑफ दीज आर, इसमें से कुछ जो है हमारे इनविजिबल हेल्पर होते हैं दैट हेल्प अस डाइजेस्ट आवर फूड आर प्रोड्यूस मेडिसिन. वो क्या करते हैं? हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं, जबकि अदर जो है हार्मफुल होते हैं और इन्फेक्शंस को कॉज करते हैं. देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये चीज़ दिखाती हूँ. ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने स्लाइड में बनाया है टाइनी माइक्रोब्स इन आवर हेल्थ. ठीक है, वो जो पैराग्राफ है इसको मैंने एक अलग से मतलब चार्ट की फॉर्म में बनाया है. ठीक है, देखो ये हार्मफुल, सॉरी, हेल्पफुल माइक्रोब्स एंड हार्मफुल माइक्रोब्स. तो हेल्पफुल माइक्रोब्स क्या करते हैं? हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, मेडिसिन बनाने में यूज होते हैं और भी चीज़ों में यूज होते हैं. ठीक है,
एंड हार्मफुल माइक्रोब्स का क्या काम होता है, वो इन्फेक्शन और डिजीजेस कॉज करते हैं। ठीक है, अब देखो वैक्सीन एंड मेडिसिन, वो आगे हम उस लाइन में मतलब उस पैराग्राफ में पढ़ेंगे, जिसको मैंने यहाँ एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। वैक्सीन एंड मेडिसिन हेल्प अस स्टे हेल्दी एंड फाइट इन्फेक्शंस। ठीक है, जो भी वैक्सीन हैं वो क्या करते हैं, या फिर मेडिसिन हमको हेल्दी रखते हैं और इन्फेक्शन से बचाते हैं। ओके, तो प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं जो पढ़ रहे थे हम। एंड अगेन, बट व्हाट डज आवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, एंड हाउ डू वी फाइट दीज इन्फेक्शंस, और इस इन्फेक्शंस हम कैसे बच सकते हैं। वी विल फाइंड आउट हाउ न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइज, मेडिसिन एंड वैक्सीन हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड फाइट इन्फेक्शंस। तो हम यहाँ पे इस लाइन को हाईलाइट करते हैं कि हमने पाया कि हाउ कैसे फूड जो है न्यूट्रिशियस होते हैं, एक्सरसाइज, मेडिसिन एंड वैक्सीन हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड फाइट इन्फेक्शंस। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, जो भी मेडिसिन है मतलब एक्सरसाइज है या जो भी हेल्दी फूड है, वो हमको क्या करते हैं, हेल्दी रखते हो, इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। ओके, बट दैट जस्ट द बिगनिंग इन बट दैट जस्ट द बिगनिंग, लेकिन ये क्या है, सिर्फ स्टार्टिंग है। इन टूडेज वर्ल्ड साइंस डज प्ले अ मेजर रोल इन इम्प्रूविंग आवर लाइफ। ठीक है, आजकल जो साइंस है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मतलब जो भी लाइफ है उसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस पैराग्राफ में है कि फॉर एग्जांपल कैसे इम्प्रूव करता है, यहाँ पे है ना कि साइंस डज प्ले अ मेजर रोल इन इम्प्रूविंग आवर लाइफ। ओके, तो कैसे वो हेल्प करता है, तो एग्जाम्पल, वी यूज इलेक्ट्रिक करंट इन मैनी वेज टू हेल्प मेक आवर लाइफ इजियर। ओके, and we depend on heating effect our electric current to keep us warm, while the magnetic effect helps motor run and machine functions। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो, इलेक्ट्रिसिटी मेक लाइफ इजियर, यानी जो भी इलेक्ट्रिसिटी है लाइफ को क्या इजी बनाती है। ठीक है, हाउ, इलेक्ट्रिक करंट हैज अमेजिंग इफेक्ट दैट हेल्प मैनी मशीन वर्क। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट हमारे बहुत सारे मशीन के को वर्क करने में हेल्प करता है। लाइक देखो, हीटिंग इफेक्ट में हीटर क्या करता है, कीप अस वार्म। ठीक है, सॉरी हीटर क्या करता है, हमें वार्म रखता है। ठीक है, जो सर्दियों में आप हीटर चला देते हो ना, तो वो हीटर क्या करता है, हमें वार्म रखता है। हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक आयरन रिमूव रिंकल्स फ्रॉम क्लॉथ, यानी जब आपको स्कूल जाना होता है, कहीं जाना होता है, आप कपड़े आयरन करते हो ना, कपड़े सिकुड़े रहते हैं, मम्मी बोलती है कि अपने अपने कपड़े जो है खुद आयरन करो। ठीक है, या फिर आपको अगर आप बहुत छोटे होते हो तो मम्मी आपको आयरन करके देती है। तो क्या होता है, वो जो कपड़े सिकुड़े होते हैं यानी रिंकल्स पड़े होते हैं उस कपड़े में, तो वो आयरन क्या करता है, इलेक्ट्रिक आयरन उसको सीधा कर देता है और बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन तरीके से उसको रखता है। ठीक है, कपड़ों को। मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें, मोटर यूज मैग्नेटिज्म टू रन एंड मेक मशीन वर्क। एंड मोटर क्या करता है, वो मतलब मैग्नेटिज्म पे रन करता है और मशीन्स को वर्क कराने में हेल्प कराता है। और मोटर का क्या काम है, ये मैग्नेटिक मोटर जो है सबके घरों में लगा होगा। जैसे कि जब पानी खत्म हो जाता है तो टंकी में पानी भरने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये क्या करता है, जो नीचे से पानी को और टंकी में पहुंचाने का काम करता है, तो इसीलिए बोला जाता है इलेक्ट्रिक मोटर है। ठीक है, एंड फिर प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं। तो हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे दीज फिनोमेना डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फोर्सेस। ये सारे फिनोमेना एक फंडामेंटल फोर्स पर डिपेंड करते हैं। थोड़ा सा पेन गड़बड़ हो जा रहा है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, सो आफ्टर watching electricity do work, we move on to study these forces themselves, starting with those that make object speed up, slow down, change direction। ठीक है, जब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे तो ये फोर्सेस क्या है, ये फोर्स का क्या काम है। देखो, ये जो फोर्स है वो themselves यानी खुद, स्टार्टिंग विद दोज दैट मेक ऑब्जेक्ट स्पीड अप, यानी फोर्स। जैसे देखो, व्हाट इज फोर्स, अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज फोर्स, तो अगर हम सिंपली कहें कि फोर्स मीन्स होता है पुश या पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट का है वो मूवमेंट कैसे करेगा, ठीक है, मूवमेंट तब करेगा, लाइक देखो एक बॉक्स है, बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है और एक मान लो एक आदमी है, ठीक है, मान लो एक आदमी, ठीक है, प्यारा सा, वो क्या कर रहा है, इस बक्से पे फोर्स लगा रहा है ना, तो इसको आगे की ओर प्रोसीड कर रहा है, तो आगे पहुंचाते पहुंचाते उसने यहाँ तक तो पहुंचा ही दिया इस बक्से को, तो यानी ये जो लड़का है, कोई भी नाम ले लो, मान लो राहुल ही नाम ले लो, ठीक है इसमें कोई बच्चा राहुल देख रहा होगा तो बुरा मत मानना, ठीक है, बस जस्ट है एग्जाम्पल, ठीक है, तो राहुल, ठीक है, अब राहुल क्या कर रहा है, इस बॉक्स पे फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये बॉक्स यहाँ से यहाँ पे मूवमेंट कर जा रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पे यही चीज कह रहा है कि दीज फोर्सेस themselves स्टार्टिंग इज दोज टू मेक ऑब्जेक्ट स्पीड अप, ऑब्जेक्ट को क्या कराता है, स्पीड अप कराता है, अब वही राहुल अगर दौड़ दौड़ के इसको मतलब आगे बढ़ाए तो ये बक्सा यहाँ तक पहुंच जाएगा, बहुत तेजी से अगर दौड़ के यहाँ तक पहुंचाना चाहे तो वो तो उस पर डिपेंड करता है, खैर, और ये चाहे तो उसको स्लो डाउन धीरे धीरे करे या उसके डायरेक्शन को ही चेंज कर दे, अब राहुल सोचेगा कि मैं यहाँ ना ले जाके इस बक्से को डायरेक्ट यहाँ लेके जाऊं, ठीक है, तो ये तो खैर सारी चीजें राहुल पर डिपेंड करती हैं कि वो कैसे बक्से को ले जाता है, तो राहुल ने क्या किया, राहुल ने इस बॉक्सेस के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, इस बॉक्स के ऊपर क्या किया, राहुल ने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस हेल्प एक्सप्लेन व्हाई अ बॉल थ्रोन अप इन द एयर फॉल बैक टू द ग्राउंड, ठीक है, जब हम फोर्स को समझ लेते हैं तो हमें ये भी एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है, जैसे इस लड़की ने बॉल को थ्रो किया है तो बॉल ऊपर गया तो वैसा थोड़ी ऊपर से ऊपर ही चला जाएगा, नहीं, ये बॉल ऊपर गया है जैसे जैसे वैसे ही वो फर्दर नीचे भी आएगा, ठीक है, तो वाई अ कार स्टॉप व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब कोई कार चलती है ऐसा थोड़ी है कि कार स्टार्ट हुई तो बस चलते ही रहेगी चलते रहेगी, कार स्टॉप भी तो होती है ना, तो स्टॉप कैसे होगा, तो जब हम उस पर ब्रेक अप्लाई करेंगे, अब बच्चे सोचेंगे कि मैम कार जो है वो बस चलती रहेगी और रुकेगी कैसे, तो रुकेगी तब कार थोड़ा गड़बड़ बन गया है, ठीक है थोड़ा इग्नोर करना कार को, कार है और उसमें हम क्या करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे, ठीक है, ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये जो कार है, ये कार कम और एक इंसेक्ट ज्यादा लग रहा है, ठीक है, तो हाँ, तो ये जो कार है जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये कार स्टॉप हो जाएगा प्लीज हंसना नहीं, कार से ज्यादा तो ये थोड़ा इंसेक्ट के जैसा लग रहा है, ठीक है, दिस ऑल्सो लीड अस टू आइडिया ऑफ प्रेशर, ठीक है, अब यहीं से क्या आता है, हमें प्रेशर का भी आइडिया आता है, हाउ द फोर्सेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोर्स जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मान लो इस जो बॉक्स है इस पे राहुल ने फोर्स अप्लाई किया है तो ये फोर्स डिपेंड करता है ना, राहुल ने तो सिर्फ यहीं पे इस कॉर्नर पे फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है, इस कॉर्नर पे फोर्स अप्लाई करने के बावजूद भी ये बॉक्स जो है डिस्प्लेस होके इस पोजीशन तक पहुंच जा रहा है, ठीक है, तो द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर ऑल्सो डिसाइडेड हाउ एयर मूव्स, ठीक है, तो ये फोर्स और प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये भी डिसाइड करता हो कि कैसे एयर जो है मूव कर रहा है, a small difference in pressure can result in gentle breeze, while a stronger pressure difference can lead to strong winds and sometimes even cyclones. यहाँ पे कह रहा है अगर हल्की हवा चलेगी, जैसे आप लोग कभी शाम को छत पे जाते हो, प्लीज ये बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो जब हल्की हल्की हवा चलती है तो आप लोग क्या करते हो, बहुत अच्छा लगता है छत पे जाते हो, वही अगर बहुत तेज हवा चलने लगी, लाइक कोई पतला सा बच्चा हो आदमी हो वो उड़ने ही लगे तो भाई उसके लिए तो वो हार्मफुल ही होगा, वो सोचेगा इतनी तेज हवा क्यों ही चल रही है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो एक साइक्लोन का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बहुत अच्छे से मैंने इसको बनाया है, यहाँ पे देखो इमेज के थ्रू, जब एक गर्ल जो है वो एक बॉल को थ्रो कर रही है, सी अप्लाइड अ फोर्स दैट मेक द बॉल मूव, यानी वो फोर्स अप्लाई कर रही है और बॉल को क्या कर रही है, मूव करा दे रही है, एंड फोर्स इज अप्लाइड ओवर एन एरिया, दिस इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है, अगर फोर्स जो है वो किसी लाइक देखो ये एरिया है कोई, ठीक है, इस पे अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे प्रेशर,
ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे लो प्रेशर है तो जेंटल ब्रीज मतलब हल्की हल्की ठंडी, जैसे कहते हैं ना सुहावना मौसम है, हल्की ठंडी हवा है, तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। एंड जब हाई प्रेशर डिफरेंस होता है, बहुत तेज हवा चलती है, स्ट्रॉन्ग विंड, तो एक क्या होता है, साइक्लोन का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं नहीं, चक्रवात, ठीक है, ऐसे गोल 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 हवा बहुत तेज चलती है। जैसे बहुत बार आपने देखा भी होगा साइक्लोन को, जैसे मतलब दोपहर के टाइम में जैसे लू चलता है ना, तो बहुत सारी हवा जो ऐसे राउंड राउंड सी हो जाती है, ऐसे गोल 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 गोल, और बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स या फिर जो भी आसपास होते हैं चीजें उसमें राउंड अप हो जाते हैं, ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है। और इससे पहले जो है कि बॉल थ्रोन अप कम बैक बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, या फोर्स दैट पुल इट टू द ग्राउंड, मतलब जैसे इस बच्चे ने देखो बॉल को थ्रो किया, और ये बॉल जो है वापस नीचे की ओर भी आ रही है, तो ये किस वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से होता है, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से बॉल नीचे आ रही है। फोर्स कैन मेक ऑब्जेक्ट स्पीड अप, स्लो डाउन, स्टॉप, चेंज डायरेक्शन, तो अभी जो मैंने बताया कि फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट को स्पीड अप कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, स्टॉप कर देता है, और डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है, तो सब कुछ फोर्स पर डिपेंड करता है। एंड ब्रेक सप्लाई फोर्स टू स्टॉप द कार, और ब्रेक जो है क्या करता है, वो कार को भी स्टॉप कर देता है, यानी अगर हम कार चला रहे हैं और ब्रेक अप्लाई कर दें तो क्या होगा, कार जो है स्टॉप हो जाएगा। इट हेल्प अस, अब देखो यहाँ पे है कि साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव आवर वर्ड, ठीक है, जो साइंस है वो क्या करता है, हमको अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ हमारे जो वर्ड है उसमें इम्प्रूवमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है, यानी चीज़ों को आसान बनाता है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है, समझने के साथ साथ चीज़ों को आसान बनाता है। जैसे मान लो अगर आपको कोई डिजीज़ हो गया, तो अगर आप उस डिजीज़ के बारे में समझोगे ही नहीं, जानोगे ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा आप कौन-सी वैक्सीन लगवाओ, कौन-सी मेडिसिन खाओ, ठीक है? तो साइंस हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी इम्प्रूव करता है, और साथ ही साथ हमारे जो भी वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो एवरीडे लाइफ में चीज़ें परफ़ॉर्म हो रही, उसको भी मतलब अच्छा करने में, ईज़ी बनाने में हेल्प करता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि वैक्सीन है या फिर मेडिसिन्स हैं, वो क्या करती हैं, हमें हेल्दी बनाती हैं। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी लाइफ को इजी बनाता है। एंड फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करता है। एंड फोर्स एंड प्रेशर हर जगह प्रेजेंट होते हैं, अगर हाई प्रेशर है तो साइक्लोन का फॉर्मेशन कर ले रहा है, लो प्रेशर है तो एक जेंटल ब्रीच का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वैसे ही कर रहा है वो, हमें क्या करती है, वो हेल्प करती है डिस्कवर टाइनी लाइफ फॉर्म, यानी छोटे छोटे लाइफ फॉर्म को भी सॉरी डिस्कवर करने में हेल्प करती है। इट हेल्प अस स्टे हेल्दी, और हमें हेल्दी रखने में भी हेल्प करती है। इट गिव अस इलेक्ट्रिसिटी एंड यूजफुल मशीन्स, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करती है और यूजफुल मशीन्स भी, जो हमारे काम को बहुत ईजी बना लेते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो गर्मी लगती है, तुरंत पंखा चला दिया, ठीक है, इजी हुआ ना। फिर और गर्मी लगती है तो एसी चला दिया, एक बटन दबाया एसी चलने लगा, तो क्या लाइफ इजी हो गई ना। और इट एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, ठीक है, वो इफेक्ट ऑफ फोर्स को भी एक्सप्लेन करता है। इट एक्सप्लेन प्रेशर एंड नेचुरल फेनोमेना लाइक विंड एंड साइक्लोन्स, ठीक है। तो आई होप इस स्लाइड से आपको वो प्रीवियस स्लाइड जो मैंने पढ़ाया था वो आराम से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये जो स्लाइड आपने पढ़ी थी, इस स्लाइड से और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चीज़ों को देखो यार, रटो नहीं, ठीक है, बिल्कुल रटो नहीं। उस स्लाइड को मैंने इसीलिए बीच-बीच में ये सारी स्लाइड्स डाली हैं ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो, ठीक है। अगर आप चीज़ों को देखोगे, ठीक है, इमेज के थ्रू, तो वो चीज़ें जल्दी माइंड में बैठती हैं, ठीक है, और वो चीज़ें आप जल्दी ग्रैस्प करोगे, ठीक है, सीखोगे। अब यहाँ पे आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखो एक टॉपिक्स यहाँ पे याद कर लो कि टाइनी माइक्रोब्स हमारे हेल्थ के लिए यूज़फुल होते हैं, हार्मफुल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमें हमारी लाइफ को ईजी बनाती है, फोर्स हमारे ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करते हैं, प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर हर जगह प्रेजेंट होती है। तो ये सारे देखो टॉपिक्स याद कर लोगे, इसके अंदर जो है चीज़ें मैंने देखो कितने अच्छे तरीके से लिखी है, तो सारे पढ़ लोगे ना तो बहुत अच्छे से एनसीईआरटी आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। और इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद मैं इसके क्वेश्चंस भी कराने वाली हूँ, ठीक है, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे, ओके। तो अब हम इस स्लाइड को पढ़ें, या फिर स्लाइड का देखो मैंने आगे भी बना के रखा है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, तो एक बार देख लेते हैं, नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम स्किप कर दे रही हैं पढ़ाना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, दीज फोर्सेस आर कनेक्टेड टू पावरफुल वेदर इवेंट्स,
लाइक स्टॉर्म एंड साइक्लोन, जो अभी हमने पीछे पढ़ा है वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स है वो हमारे डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं, एग्रीकल्चर एंड इवन आवर सेफ्टी, ठीक है। अब देखो बहुत ज़्यादा अगर चक्रवात आ गया, जैसे अभी जो वेनेजुएला में, सॉरी वेनेजुएला में जो भूकंप आया था, उसकी वजह से कितने सारे घर जो है वो गिर गए, ठीक है, बहुत सारे लोग मर गए, ठीक है। तो क्या होता है कभी कभी ना ये बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा होता है तो हमारे लिए खतरा हो जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि हमारी डेली लाइफ को तो अफेक्ट करता ही है, एग्रीकल्चर को, इवन आवर सेफ्टी को भी ये अफेक्ट कर देता है। कौन? साइक्लोन, ठीक है। नॉट ओनली साइक्लोन, फ्लड भी, ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। टू ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ एयर कैन exert प्रेशर और वाई वाटर बॉइल्स एट सर्टेन टेम्परेचर। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि कैसे एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है एंड क्यों वाटर जो है बॉयल होता है एट सर्टेन टेम्परेचर। मेरा पेन जो है वो एक्स्ट्रा ही आगे चल रहा है कभी कभी ये गड़बड़ी कर दे रहा है। We need to zoom into these material and see what kind of particles they are made of and how they move around, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्यों जो है बॉयल वाटर बॉयल होता है एक सर्टेन टेम्परेचर पे। ऐसा थोड़ी है कि हम बस पानी रख दें ग्लास में और अपने आप उबल जाते, नहीं ना। हम जब तक उसको गैस पे नहीं रखते हैं। अच्छा बताओ, वाटर बॉयल होता है कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे? कमेंट करके बताना बच्चों, ठीक है। We need to zoom into these material and see what kind of particle they are made up of and how they move around, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है जब हम मटेरियल्स को जूम आउट करके देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि कितने काइंड के पार्टिकल हैं, किस चीज से मिलके बने हैं और कैसे वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, आपस में। देखो, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन मटेरियल दे आर सॉलिड, ठीक है। दीज पार्टिकल कैन नॉट मूव मच वाइल इन गैसेस दे आर कैन मूव अराउंड फ्रीली। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से, पहले तो यहाँ पे देखो जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया, आपको इस डायग्राम से क्लियर हो गया होगा कि दिस वन इज द सॉलिड, दिस वन इज लिक्विड, ठीक है, एंड दिस वन इज गैस। ओके, सॉलिड लिक्विड गैस। और यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो देखो यहाँ पे देखो, ये तो ऊपर है साइक्लोन के बारे में बताया। आई होप ये आप लोग अब समझ ही गए होंगे, ठीक है। इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। हर चीजें क्या है, टाइनी पार्टिकल से मिलके बनी है। सॉलिड के बारे में बात करते, देखो ये पत्थर है बड़ा सा, ठीक है। इन मटेरियल दैट आर सॉलिड दीज पार्टिकल कैन नॉट मूव मच। सॉलिड को कभी मूव करते देखा है? ठीक है। मान लो ये जो डेस्क है जिस पे आप बैठे हो गए, टेबल है बैठे हो गए, या सॉरी रखे हो गए अपने बुक्स, लैपटॉप जो भी, तो वो क्या है, सॉलिड है। तो वो कभी मूव करता हुआ दिखा है? कितना भी मार लो, हाथ से मारो बहुत तेज, खुद को ही चोट लगेगा, ठीक है। तो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं इन फिक्स पोजीशन में, ठीक है। उसके सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं फिक्स पोजीशन में, ठीक है। मान लो दीवार पे हाथ में चोट लगेगी फिर तो क्या वहाँ पे उसके जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं वाटर की। वाटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी क्लोज होते हैं बट कैन स्लाइड पास्ट वन अनदर, ठीक है। यानी देखो, जो ये मतलब सॉलिड है तो खैर सॉलिड में तो बहुत ज्यादा मतलब चिपके चिपके से रहते हैं एकदम, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते हैं, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है। लिक्विड में थोड़े थोड़े होते हैं, ठीक है। लिक्विड में जिस भी कंटेनर में रखो उसका वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, लिक्विड हो गया। गैस में तो भैया हम तो एकदम खुले हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आराम से, ठीक है। गैस के पार्टिकल क्या है, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि अब मान लो सॉलिड है, सॉलिड क्या है, उसके पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट है भाई, उसको कहीं जाने नहीं देते हैं, आपस में सहमा हुआ डरा हुआ घर में बैठा है। लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं, मतलब लिक्विड के जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं ठीक है बेटा कभी कभी जा सकते हो घूमने। तो लिक्विड कहता है ठीक है यार, मैं थोड़ा बहुत अब ना आ जा सकता हूँ, मतलब अपना प्लेस जो है वो चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, समझने के लिए बता रही हूँ। एंड गैस जो है वो कहता है अरे हम तो भाई फ्री हैं, खुले हैं एकदम। तो यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स जो है कहीं भी मूव कर सकते हैं इजिली, ठीक है। गैस जो है थोड़ा सा बदमाश वाला बच्चा है,
तो वो आराम से कहीं भी चला जाता है, चला आता है, ठीक है? पेरेंट्स की बात नहीं मानता है। सॉलिड जो है बहुत अच्छा बच्चा है, जो पेरेंट्स बोलते हैं नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाता है। लिक्विड जो है वो कहता है कि अरे पापा जाने दिया जाता है कभी-कभी, तो ये कभी-कभी चला जाता है, ठीक है? रोज़ नहीं जाता। सो गैस जो है आराम से एकदम ही फ्री है, ठीक है? इसके पार्टिकल्स एकदम फ्री है, जहाँ मर्ज़ी हो, जहाँ जाओ, चला ही जाता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्लासिफाई मैटर, ठीक है? प्रीवियस स्लाइड में भी देख लेते हैं। Classify things around us is an important feature of science. We can also classify material around us into elements, any pure substances. Compound means two or more elements bonded together, and mixtures, combinations that can be separated physically. अब मैंने यहाँ पे लिखा तो कुछ बच्चे कहेंगे मैम ने तो सारा टेक्स्ट ही उस पे लिख दिया, मतलब लाइनिंग खींच दी, अब मुझे दिखेगा कैसे? तो इसका भी सोल्यूशन है भाई, मैं बना के रखी हूँ। देखो यहाँ पे देखो, क्लासिफाइंग मैटर, तो क्लासिफाइंग थिंग्स अराउंड अस इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ साइंस, ठीक है? तो चीज़ों को क्लासिफाई करना एक इम्पॉर्टेंट फीचर है साइंस का। वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई मटेरियल अराउंड अस इनटू, कितने पार्ट्स में हमने क्लासिफाई किया? 3 पार्ट्स में, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स, ठीक है? एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, यानी इतना प्योर सब्सटेंसेस है कि उसको हम सिंपल सब्सटेंसेस में फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल गोल्ड, ठीक है? गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है? अब कंपाउंड की बात करते हैं। टू आर मोर एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो, यानी दो या दो से अधिक एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकली एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं। लाइक वाटर, हाँ वाटर में क्या होता है देखो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन के पार्टिकल्स और ऑक्सीजन के पार्टिकल आपस में कंबाइंड होकर के कंपाउंड बनाते हैं। सिर्फ हाइड्रोजन ही, सिर्फ वाटर ही क्यों? लाइक देखो H प्लस Cl, HCl हो जाएगा, ये भी एक कंपाउंड है, ठीक है? लाइक देखो हाँ CO2 भी देख लो, ये भी कंपाउंड है, ठीक है? कार्बन ऑक्सीजन अलग अलग, तो कंपाउंड का मतलब होता है कि कोई भी दो एलिमेंट्स लाइक कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है? तो कोई भी एलिमेंट्स जो है वो एक दूसरे से बॉन्ड होकर के, मतलब बाउंडेड होकर के एक फिक्स रेशियो में, और एक मतलब एक नए प्रोडक्ट्स का या फिर नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब जनरली कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स जो हैं जब केमिकली बाउंडेड होते हैं एक दूसरे से, वो भी फिक्स रेशियो में, तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं मिक्सचर्स की, ठीक है? मिक्सचर, तो टू आर मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर फिजिकली नॉट केमिकली। अब देखो यहाँ पे जैसे आपने नमकीन खाया होगा, ठीक है? देखो मान लो एक प्लेट है, ठीक है? यहाँ पे मान लो ये रेड रेड सा मटर है, ठीक है? और मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है? तो इसमें येलो लेती हूँ, तो देखो अब ये नमकीन है, तो इसमें रेड तो हो गया, येलो कुछ मतलब एक जो मिक्स नमकीन आती है उसकी बात मैं बता रही हूँ। अब दूसरा देखते हैं, अरे यार कहाँ चला गया, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कुछ ब्लू कलर का डालते हैं, सब लाइट लाइट कलर हो जा रहा है। यहाँ पे देखो कुछ ब्लू कलर का भी है, ठीक है? तो अब देखो ये क्या है, एक पूरा बाउल है नमकीन का, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, मिक्सचर्स है। मिक्सचर का मतलब होता है कि जिसको हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकली रिमूव कर सकते हैं, मतलब फिजिकली जो है सब्सटेंसेस इसमें मिक्स्ड होते हैं, केमिकली हम कभी भी इसको कंबाइन नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मान लो ये ब्लू वाला जो है, मान लो कुछ अच्छा सा है, मान लो मटर ही है, ठीक है? तो हमको ये ब्लू वाला सिर्फ खाना है, तो फिजिकली हम इसमें से क्या करेंगे, ब्लू वाले को उठा के खा लेंगे, ठीक है? ब्लू वाले को उठा के खा लेंगे। अब मेरा मन है कि हम येलो वाला कुछ, मान लो बूंदी है, तो उसको उठा के खाना है, तो येलो वाले को उठा के खा लेंगे। येलो वाला मान लो बूंदी है तो उठा के खा लेंगे। तो मतलब क्या है कि मिक्सचर्स कहने का मतलब है कि मिक्सचर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकली ही मिक्स करते हैं, केमिकली उसमें कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ठीक है? इसको हम सिर्फ फिजिकली मिक्स करते हैं, फिजिकली कंबाइन करते हैं, केमिकली कंबाइन नहीं करते हैं। जैसे कि सलाद हो गया, जो नमकीन हो गई, ठीक है? ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे।
अब हम बात करते हैं कि सोल्यूशन की। इससे पहले हम प्रीवियस स्लाइड को एक बार देख लेते हैं कि उसमें क्या है। ठीक है, तो हमने मिक्सचर्स के बारे में तो पढ़ लिया कि वर्ड ऑफ पार्टिकल एंड मिक्सचर, वी देन मूव इनटू द वर्ड ऑफ लाइट। ठीक है, अब हमने जो मिक्सचर्स के बारे में पढ़ लिया, पार्टिकल्स के बारे में पढ़ लिया, मिक्सचर के बारे में पढ़ लिया, अब हम मूव करते हैं वर्ड ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम कहाँ मूव करेंगे, तो लाइट के वर्ड में मूव करेंगे। ओके, वी विल स्टडी हाउ लाइट रे रिफ्लेक्ट। अब हम पढ़ेंगे कि हाउ कैसे लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं ऑफ फ्लैट एंड कर्व मिरर्स। तो इसमें देखो, यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे भी बहुत अच्छे से बनाया है, एनसीईआरटी में जो इमेज बनी है, और मैंने यहाँ पे इमेज डाली हुई है। देखो लाइट, ये रहा लाइट, अ वर्ड ऑफ पार्टिकल्स एंड मिक्सचर्स। ठीक है, क्या है, एक वर्ड है पार्टिकल एंड मिक्सचर्स का। अब यहाँ पे देखो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कहने का क्या मतलब है, कि रिफ्लेक्शन मतलब जो कि प्लेन सरफेस पे हो रहा है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि लाइट जब बेंड होती है, लाइक देखो, ये एक मतलब थोड़ा अच्छे से नहीं बना, ये मान लो एक ग्लास है, ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें पेंसिल डाल दिया, ये यहाँ से और ऐसे मूव कर गया। ठीक है, यानी इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्ट रे यहाँ से चली गई। यानी देखो लाइट बेंड हो रही है, यहाँ से आई, यहाँ पे देखो, और ये हल्की सी यहाँ पे बेंडिंग हो रही है लाइट की। तो लाइट बेंड व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब भी एक मीडियम से यानी मीडियम का चेंज होगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन। क्लियर हुआ, मीडियम चेंज हुआ तो रिफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन कहने का मतलब जब प्लेन सरफेस पे ही लाइट इंसिडेंट रे आई एंड रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक हो गई। ठीक है, तो यानी जब प्लेन सरफेस पे कोई फेनोमेना परफॉर्म होगा लाइट का तो रिफ्लेक्शन, अगर मीडियम चेंज हो जा रहा है तो रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। हम यहाँ पे देख लेते हैं सोल्यूशंस के बारे में भी, क्योंकि आई थिंक वो छूट गया है। ठीक है, तो सोल्यूशंस के बारे में देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये एक बीकर है। ठीक है, बीकर है, ग्लास जो भी मानो, इसमें बहुत सारा पानी है। पानी में क्या हो रहा है, चीनी देखो डाला जा रहा है। तो वंस वी नो हाउ पार्टिकल्स कंबाइन आर मिक्स्ड, वी कैन देन अंडरस्टैंड सॉल्यूशंस लाइक हाउ शुगर डिजॉल्व इन टी टू मेक इट स्वीट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये मान लो वाटर के पार्टिकल्स हैं, और ये जो येलो वाला है वो क्या है, शुगर के पार्टिकल्स हैं। तो जैसे ही हम पानी में शुगर ऐड करते हैं तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में शुगर के पार्टिकल्स आ जाते हैं। शुगर के पार्टिकल्स आते हैं तो वाटर के साथ इजीली इंटरमिक्स्ड हो जाते हैं। इंटरमिक्स्ड हो जाने के बाद पहले पानी का तो कोई टेस्ट नहीं था, और जैसे ही हमने शुगर ऐड किया पानी जो है वो मीठा हो गया। ठीक है, मेक इट स्वीट। In a solution, particles of sugar spread evenly between the particles of water। वही चीज़ है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, जो ब्लू 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 वाटर का पार्टिकल्स है, उसके बीच में जो येलो येलो, ये क्या है, शुगर के पार्टिकल्स हैं। उसमें क्या होता है, वाटर के पार्टिकल के बीच में शुगर का पार्टिकल बहुत अच्छे तरीके से इंटरमिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। आई थिंक हमने सारा चीज़ें जो है वो कवर कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नीचे क्या है, कि ये तो पढ़ लिया। हाँ, bend when passing through lens and help us understand the working of many objects around us. The bending of light explain what happened when we see an image in a shiny metal spoon, and how how corrective glass help many of us see clearly। अब देखो इसको हम यहाँ से समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या रहा है, द बेंडिंग ऑफ लाइट एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन वी सी एन इमेज इन शाइनी मेटल स्पून। ठीक है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो एक्सप्लेन करता है व्हाट हैपन, क्या होगा जब हम देखेंगे अपनी इमेज जो है एक शाइनी मेटल स्पून में, या हाउ करेक्टिव ग्लास हेल्प मैनी ऑफ अस सी क्लियरली। मतलब देखो अब एक चम्मच है, यहाँ पे देख रहे हो, चम्मच है और एक चश्मा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि चम्मच में जब हम अपना फेस देखेंगे, आज अभी जा करके ना चम्मच लेना और उसमें अपना ऐसे उसको पलट लेना बैक साइड से, ऐसे अपना फेस देखना, तो आपको उसमें फेस कैसा दिखाई देगा। ठीक है, बहुत बड़ा सा ऐसा जूम सा दिखाई देगा। ठीक है, और किसी किसी में क्या होगा, काफी छोटा भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन वो चम्मच का कौन सा सरफेस है। ठीक है, वो आउटर है या फिर बैक सरफेस है। ठीक है, यानी कॉन्वेक्स सरफेस है या कॉनकेव सरफेस है। ठीक है, ऐसे समझो, कॉन्वेक्स है या फिर कॉनकेव सरफेस है। ठीक है, और फिर जो ग्लासेस हैं उसमें हमको कैसे क्लियरली
दिखता है। तो देखो जो चश्मा होता है उसमें क्या होता है, उसमें भी लेंस लगा होता है, ठीक है, नीचे की साइड में लेंस लगा होता है। तो उस लेंस से हम को अच्छा दिखता है, मतलब एकदम क्लियरली दिखता है। अब जैसे मान लो किसी को मायोपिया है, तो उसको क्या होगा, दूर का चीज नहीं दिखाई देगा, पास का जो है क्लियरली दिखाई देगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, उसको लेंस लगाया जाएगा। कॉनकेव लेंस लगेगा, कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, ठीक है, मायोपिया, हाइपर माइट्रोपिया, ये सारी चीजों में। तो वो चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे बस ये समझना है कि जो वो चम्मच है उस पे हम अपने मतलब खुद को देखेंगे या फिर किसी ऑब्जेक्ट कैसे दिखाएंगे, तो उसका इमेज कैसे बनेगा, या फिर जो चश्मा हम लगाते हैं वो उसमें हमें बहुत क्लियरली कैसे दिखता है, ठीक है। तो ये सब भी डिपेंड करता है बेंडिंग ऑफ लाइट पे। ओके, अब हम एक बार और देख लेते हैं अपनी प्रीवियस स्लाइड को। देखो यहाँ तक हमने देख लिया कि हाउ करेक्टिव ग्लास हेल्प मैनी ऑफ अस सी क्लियरली। इट्स नॉट जस्ट अ पॉलिश्ड मिरर दैट रिफ्लेक्ट लाइट, ठीक है, its rough surface reflect light as well, and so does the moon, depend on the relative position of earth। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई पॉलिश्ड मिरर है, लाइक एक मिरर है, इसका बैक साइड हम पॉलिश कर दें तो ये बहुत अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। सॉरी, मतलब ज़रूरी है वो कर देगा, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ हमें समझाने के लिए बता रहा है कि इट्स नॉट जस्ट अ पॉलिश्ड मिरर दैट रिफ्लेक्ट लाइट, रफ सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट एज वेल, ठीक है। यानी ये तो जाहिर सी बात है यार कि देखो अब मान लो कोई शीशा है, मिरर है, जैसे अपने घर का ही मिरर देख लो, तो घर के मिरर में क्या होता है कि बैक साइड पोर्शन जो है वो पूरा पॉलिश्ड होता है, और यहाँ से हम अपना, मान लो ये हाथ है, मान लो ये पेन है, इसका इमेज हम देख रहे हैं, तो हमें बहुत क्लियरली दिखाई देगा। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो इंसिडेंट रे है वो इस मिरर पे पहुंच के और रिफ्लेक्ट कर रही है, इस वजह से इस पेन का इमेज हमें बहुत क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है। और अगर सरफेस अगर रफ होगा तो थोड़ा सा मतलब ऐसे बैंड बैंड सा या फिर थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सा हमें दिखेगा। बट ऐसा होता है कि जब एक सरफेस अगर हम पॉलिश कर दें तो हमें जो है इमेज जो है अच्छे से दिख जाती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि सो डज द मून डिपेंड ऑन द रिलेटिव पोजीशन। अब मून के रिलेटिव पोजीशन पे ऑफ द अर्थ, moon and sun, a slightly different part of moon is illuminated each night, giving rise to beautiful phase of moon that we see in the sky। ठीक है, जैसे कि मान लो जो मून है उसका बहुत सारा फेज होता है, ठीक है, अलग अलग फेज होता है, क्रिसेंट शेप होता है, ठीक है, लाइक देखो क्रिसेंट शेप ना ऐसा होता है, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं बना, और प्रॉपर ऐसा होता है, ठीक है, इसको पूरा एकदम कलर कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा मान लो क्रिसेंट शेप हो गया, फिर थोड़ा सा न्यू मून आ गया, मतलब हल्का सा थोड़ा बेंड रहता है, न्यू मून आ गया, उसके बाद फुल मून आ गया, फिर उसके बाद से ऐसे हाफ शेप थोड़ा मून दिखेगा, और मतलब कुछ ऐसे करके है, मतलब अलग अलग शेप होता है, फेजेस होते हैं मून के, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ मून के बारे में, आगे स्लाइड में मैंने डाला है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। हाँ तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, देखो यहाँ पे अच्छे से पढ़ना कि रिफ्लेक्शन इन नेचर, इट्स नॉट जस्ट अ पॉलिश मिरर दैट रिफ्लेक्ट लाइट एज वेल एज एंड सो डज द मून, डिपेंड ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ मून एंड सन, ठीक है। सब डिपेंड करता है अर्थ मून एंड सन के रिलेटिव पोजीशंस पे, ठीक है। एंड मून इज इल्यूमिनेटेड ईच नाइट, गिविंग राइज टू द ब्यूटीफुल फेज ऑफ मून, ठीक है। मून जो है वो हर रात जो है इल्यूमिनेट करता है, चमकता है, ऐसा नहीं है, बट वो डिपेंड करता है ना, जैसे ये जा रहे सारे शेप जो हमें दिख रहे हैं, ठीक है, लाइक न्यू मून, क्रिसेंट मून, फर्स्ट क्वार्टर फुल मून, लास्ट क्वार्टर क्रिसेंट मून, ठीक है। ये सारे फेजेस जो है वो डिपेंड करते हैं कि वो अर्थ मून एंड सन का पोजीशन क्या है। बट एक्चुअली हम देखें तो मून जो है वो डेली इल्यूमिनेट करता है, इल्यूमिनेट मतलब मून डेली चमकता है, बट कब, जैसे अब क्रिसेंट शेप होगा तो आप लोग सोचोगे कि वो हाफ मून जो है वो बस उतना ही शाइन कर रहा है, बट ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है, हम इसको हाईलाइट करना चाहेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हाईलाइट करते हैं, यहाँ पे देखो, डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ मून एंड सन, ये टोटली डिपेंड करता है अर्थ मून और सन के पोजीशंस पे,
कि मून का फेस कैसा होगा। न्यू मून एकदम गोल, क्रिसेंट मून हल्का सा, सॉरी न्यू मून में एकदम जैसे नहीं होता अमावस्या, एकदम काला होता है, ठीक है, बहुत क्लियरली विजिबल नहीं होता है चांद। फिर क्रिसेंट मून में हल्का सा विजिबल होता है फर्स्ट क्वार्टर में, वो थोड़ा ज्यादा दिखता है। फुल मून तो प्रॉपर पूर्णिमा का जो होता है वो उसमें तो प्रॉपर गोल दिखता है। फिर लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा कम दिखेगा, और क्रिसेंट में सबसे कम दिखेगा, मतलब जैसे कह सकते हो कि अर्धचंद्राकार ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो इस स्लाइड को भी हमने पढ़ लिया अच्छे से। अब इन शॉर्ट में इस स्लाइड के जो समरी है उसे समझेंगे। तो एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स बिहेव डिफरेंटली इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जो कि हमने पढ़ा कि सॉलिड के पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लिक्विड के कंपैरिजन, लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है, एंड गैस में तो बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसलिए गैस के पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकते हैं, लिक्विड के थोड़े कम, और सॉलिड के तो बिल्कुल ही नहीं मूव करते हैं। फिर हमने क्लासिफाई किया मैटर को एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स के फॉर्म में, फिर पार्टिकल्स को कंबाइन करके सोल्यूशन बनाया। लाइट इंटरेक्ट होता है पार्टिकल से, रिफ्लेक्टिंग, बेंडिंग, हेल्पिंग अस टू सी द वर्ल्ड, यानी जो लाइट है वो रिफ्लेक्शन में भी हेल्प करता है, रिफ्रैक्शन में भी, और हमें वर्ड को अच्छे से देखने में, लाइक या जो करेक्टिव ग्लास के बारे में हमने पढ़ा था ना, चश्मा, ठीक है, तो उसको भी मतलब हेल्प करता है, वो जो चश्मा है वो हमें वर्ड को अच्छे से देखने में हेल्प करता है, यानी पूरे यूनिवर्स को, अर्थ को, ठीक है। नेचुरल इवेंट्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज आल्सो इन्वॉल्व इन द सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल, ठीक है। बहुत सारे नेचुरल इवेंट हैं या जो सेलेस्टियल बॉडी है वो भी इन्वॉल्व होता है ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। हाँ देखो, वो जो मैंने जो पिछले स्लाइड में नहीं दिखाया था ना, देखो यहाँ पे रूट का स्ट्रक्चर है। आप लोग भी सोच रहे होगे कि मैम कहाँ पिछले स्लाइड की बात लेके बैठी है और हमें रूट का स्ट्रक्चर दिखा रही है। देखो यहाँ पे दोनों ही दिख गए आपको, रूट एंड काइट, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी, मुझे छींक आ गई थी, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। बट इट्स नॉट जस्ट कैलेंडर आर द मूवमेंट ऑफ सन मून दैट आर लिंक्ड right there on earth. There are marvelous and complex pattern of relationship between living organism and their environment, ठीक है। अब देखो इस स्लाइड को मैं बहुत अच्छे तरीके से इधर समझाऊंगी इस वाले स्लाइड से। देखो यहाँ पे हमने ये तो पढ़ लिया कि लाइक देखो ये वाला स्लाइड हमने प्रीवियस स्लाइड में देख ही लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं। देखो बट इट्स नॉट जस्ट कैलेंडर आर मूवमेंट ऑफ सन एंड मून दैट आर लिंक्ड, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक कैलेंडर है, जैसे घर में कैलेंडर होता है ना, तो आप लोग सोचते हैं अरे ये तो नॉर्मल कैलेंडर है, ऐसा कुछ तो इसमें नहीं है, लेकिन ये जो है सन एंड मून के जो मूवमेंट है उस पे जुड़े, मतलब लिंक्ड होते हैं। सन और मून का जो मूवमेंट है वो आपस में लिंक्ड होते हैं और इससे एक कैलेंडर बनता है। इसको हम जैसे नहीं बोलते घरों में जो पंचांग होता है, पंचांग ये वाला कैलेंडर, ठीक है। अब देखो, right here on earth there are marvelous and complex pattern of relationship between living organism and their environment, ठीक है। जब हम अर्थ के राइट साइड में जाते हैं तो हमें बहुत सारे मार्वेलस और कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप दिखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के बीच में, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो मैं लिख रही हूँ कि जब हम कहाँ जाते हैं, राइट साइड ऑन अर्थ, अर्थ के हम राइट साइड में जाते तो हमें क्या दिखता है, तो हमें मार्वेलस एंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। मार्वेलस एंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न, ठीक है। मार्वेलस एंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ व्हाट, पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। ये मैं अलग से इसलिए लिख दे रही हूँ ताकि आपको चीजें याद रहेंगी, ठीक है। कि अर्थ के राइट साइड में क्या देखने को मिलता है, एवरी लिविंग बीइंग्स फ्रॉम टाइनीस्ट इंसेक्ट टू द लार्जेस्ट व्हेल, फ्रॉम blades of grasses to tall trees depend on and respond to the air, water, sunlight and other organisms around them, forming the ecosystem that support life on our planet। मतलब जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे वो बहुत छोटे इंसेक्ट हो,
या एक बहुत बड़ी सी मछली हो, लार्जेस्ट वेट, फ्रॉम ब्लेड्स ऑफ ग्रासेस, या जो ग्रासेस के ब्लेड्स हैं मतलब छोटी छोटी जो पत्तियां हैं, टू टॉल ट्रीज, वहां से लेके बड़े बड़े पेड़ तक, ये सब डिपेंड करता है कि रिस्पॉन्ड टू एयर, मतलब ये चीजें जो हैं, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, सनलाइट हो, या अदर ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास या इकोसिस्टम में कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसके प्रति, या जो प्लैनेट है वो कैसे हमारी लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर देखो कोई चीज बहुत छोटी है, लाइक बहुत छोटा इंसेक्ट है, तो उसका जो नर्चर है, ठीक है, नरिशमेंट वैसा ही हुआ होगा, ठीक है, उसकी नर्चरिंग वैसी ही हुई होगी, इसलिए उसका जो है, या फिर उसका अडेप्टेशन कह लो, उस वैसे ही हुआ होगा, इस वजह से वो बहुत छोटा है। अगर कोई चीज बहुत टॉल है, ठीक है, वेल फिश है, बहुत टॉल है, मीन्स उसकी नर्चरिंग, उसका इन्वायरमेंट, उसकी अडेप्टेशन उसी तरीके से हुई होगी, इस वजह से उसका साइज इतना बड़ा है। ठीक है, और जैसे कोई भी मतलब यहाँ पे तो बहुत सारे बताए कि वो ग्रास का जो ब्लेड है, यानी बहुत छोटी छोटी जो घास है, और बहुत बड़ा सा पेड़, तो ये सब डिपेंड करता है कि उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उसकी अडेप्टेशन कैसी है, उसकी नर्चरिंग कैसे हुई है, कैसा नरिशमेंट मिला है, ये सारी चीजें जो है डिपेंड करती हैं। ठीक है, कि उसका शेप साइज कैसा है। ठीक है, in the final chapter of the book we can put it all together and try to understand what make earth just right for life, to recognize the urgent challenge that our planet now faces। ठीक है, अब फाइनल चैप्टर ऑफ दिस बुक, मतलब अभी तो हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो इस चैप्टर का मतलब इस बुक का फाइनल चैप्टर जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सारी चीजें जो है एक साथ मिल करके हमें ये मतलब अंडरस्टैंड कर रही हैं कि कैसे अर्थ जो है वो उस पे लाइफ जो है वो पॉसिबल हुई है, कितने चैलेंजेस हमने फेस किए हैं। ठीक है, और कितने चैलेंजेस आगे फेस करने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में बता रहा है। अब देखो, कैलेंडर आर बेस्ड ऑन रेगुलर मोशन ऑफ सन मून एंड अर्थ। ठीक है, ये कैलेंडर जो है वो सन मून और अर्थ के रेगुलर बेसिस पे बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, ये सनलाइट है, देखो यहाँ पे कह रहा है ना, ऑल दीज आर कनेक्टेड एंड सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे सनलाइट है, एयर है, वाटर है, अदर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यानी मान लो ये पेड़ जो है ये इतना बड़ा हुआ है, तो इतना बड़ा बनने में सनलाइट का भी योगदान होगा, एयर का भी होगा, वाटर का भी होगा, अदर ऑर्गेनिज्म का भी होगा, जो इन सब को मिल करके इतना मतलब केयर किए होंगे कि पेड़ जो है इतने छोटे से इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो वही कह रहा है सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम और आप भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लाइक देखो प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है अपने फूड के लिए। ठीक है, ऑल दीज आर कनेक्टेड एंड सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ताकि अर्थ पे लाइफ इजी हो सके। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करके अर्थ पे लाइफ को जनरेट किया है, और आगे भी और सारे चैलेंजेस हम फेस करने वाले हैं, क्योंकि हमें इस अर्थ पे सरवाइव करना है, इस अर्थ को सेव करना है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे व्हाई अर्थ इज जस्ट राइट फॉर लाइफ। ठीक है, क्यों अर्थ जो है वो हम मतलब हमारे लाइफ के लिए बेस्ट है। अर्थ इज एट परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, अर्थ जो है सबसे पहले तो एक परफेक्ट डिस्टेंस पे है सन से। अगर मान लो सन और अर्थ बहुत करीब होते तो क्या अर्थ पे सरवाइव कर पाना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अर्थ जो है, सॉरी सन जो है, उसका हीट इतना ज्यादा होता है कि उसके पास तक जाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए अर्थ और सन का एक प्रॉपर डिस्टेंस है, इस वजह से अर्थ जो है वो एक परफेक्ट है लाइफ के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, वाटर रिमेन लिक्विड है, वाटर यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में ऐसा प्रेजेंट है। ठीक है, इट हैज द राइट एटमॉस्फेयर दैट प्रोवाइड द ऑक्सीजन वी ब्रेथ, यहाँ पे हमें अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है जिससे मतलब अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है जिसमें हम आराम से सांस ले सकते हैं। इट शील्ड अस फ्रॉम हार्मफुल रेज। ठीक है, अर्थ पे जो बहुत सारी लेयर्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमको हार्मफुल रेज से बचाती हैं। ओके, फ्रॉम द मोशंस ऑफ मून टू द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट, everything is connected, understanding help us become better scientists and responsible citizen। ठीक है, वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट, हेल्प अस अंडरस्टैंड डेडिकेट बैलेंस ऑफ नेचर, शो हाउ एवरीथिंग इज कनेक्टेड, रिमाइंड अस टू प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट फॉर अ बेटर फ्यूचर।
ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये स्लाइड हमने पढ़ ली है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी हैं वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली हमारे पास ये स्लाइड आ ही गई कि पूड़ी के बारे में, पूड़ी भटूरे के बारे में, ठीक है। टू हेल्प यू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, ठीक है, लेट अस गो बैक टू द क्वेश्चंस वी आस्क्ड ऑन द फर्स्ट पेज। Why is the one side of पूड़ी thinner than the other? जो हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था अब वो यहाँ पे भी आ गया है। तो हमें इस तरह पढ़ने से अच्छा आई थिंक हम इस वाली स्लाइड से पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो मैंने कितना अच्छा स्लाइड प्रिपेयर किया है। वाई इज द वन साइड ऑफ पूरी थिनर देन द अदर? क्यों जो है पूरी की एक साइड पतली होती है और दूसरी साइड नहीं होती है? सोचो, ये क्वेश्चंस पेज के स्टार्टिंग है, चैप्टर के स्टार्टिंग पेज पे भी लिखा है एंड लास्ट पेज पे भी लिखा है, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। सबसे पहले देखो, साइंस इज एवरीवेयर, साइंस हर जगह है। यू कैन आस्क क्वेश्चंस, ऑब्जर्व, ट्राई सिंपल एक्सपेरिमेंट्स एंड फाइंड आंसर्स इवन इन योर किचन, ठीक है। किचन में भी हम बहुत सारी चीजें जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने आंसर्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, आज मुझे छींक बहुत आ रही है, पता नहीं क्यों। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। ऑब्जर्व एंड आस्क क्वेश्चंस, नोटिस हाउ अ पूरी और भटूरा पफ अप इन हॉट ऑयल। देखो बच्चों, ऐसा मत सोचना कि जो पिछला स्लाइड है उसी को मैंने बहुत अच्छे तरीके से, ये जो स्लाइड है ना, इस स्लाइड की एक एक लाइन जो है वो मैंने नेक्स्ट वाली स्लाइड में ऐड कर रखी है, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से, अब तुम इसको पढ़ोगे तो बहुत तुम्हें बोरिंग लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखो इतने सारे डायग्राम मैंने डाले हैं, ठीक है, सारी चीज़ें बनाई है, तो इससे तुम्हें और इंटरेस्टिंग तरीके से तुम पढ़ोगे और इंटरेस्ट आएगा इस स्लाइड को पढ़ने के लिए, इसीलिए मैंने ऐड किया है। नोटिस हाउ अ पूरी और भटूरा पफ अप इन द हॉट ऑयल। अब देखो, ये देखो हॉट ऑयल है, इस पे क्या होता है, पूरी कितना अच्छा फूला हुआ है, ठीक है। हाउ अ फुल्का स्वेल ऑन द फ्लेम। देखो ये रोटी जो है ये भी फ्लेम पे कितनी अच्छे से फूली हुई है। वाई डज इट पफ अप लाइक अ बलून? क्यों ये बलून के जैसे फूला हुआ है? एंड वाई इज वन साइड थिनर देन द अदर? क्यों एक साइड पतली है और दूसरी साइड चौड़ी है, ठीक है। प्लान अ सिंपल इन्वेस्टिगेशन, एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन प्लान करते हैं। लेट अस फाइंड आउट, वी कैन ट्राई एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि हुआ क्या। वी विल लुक एट व्हाट चेंजेस व्हेन वी फ्राई द पूरी। क्या चेंजेस हुआ जब हमने पूरी को फ्राई किया? देखो यहाँ पे मान लो एक लड़की है, वो क्या कर रही है, पूरी को फ्राई कर रही है। तो फ्राई करने पे उसने ऑब्जर्व किया कि पूरी जो है फूल गई है एकदम। तो हम यहीं पे ये सब सिंपल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्या चेंजेस हो रहा है जब पूरी फ्राई हो रही है। व्हाट कैन वी कंट्रोल, हमें क्या कंट्रोल करना चाहिए। व्हाट कैन वी ऑब्जर्व और मेजर, हमें क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, क्या मेजर करना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट है व्हाट कैन वी चेंज, हमें क्या चेंज करना चाहिए, ठीक है। वी कैन चेंज, हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, तो टेम्परेचर ऑफ ऑयल, अगर हम बहुत मतलब ऑयल को बहुत तेज गर्म कर दें या फिर एकदम ही गर्म ना करें, ठीक है, नॉट वेरी हॉट, ना ही बहुत तेज गर्म करें और या तो बहुत तेज गर्म करें या तो बहुत तेज गर्म ना करें, ठीक है, ये कर सकते हैं। थिकनेस डो की, या तो हम बहुत मोटी पूड़ी बेल दें या बहुत पतली पूड़ी बेलें। किस टाइप का आटा हमने यूज किया है, मतलब फ्लावर यूज किया है, आटा या मैदा। हाउ वी रोल द डो, हमने जो आटा है उसको कैसे गूंथा है, ठीक है, कितना क्वांटिटी, कितना अमाउंट में पानी यूज किया है। वी कीप द सेम, हम क्या सेम रख सकते हैं, सेम काइंड ऑफ ऑयल, सेम साइज ऑफ डो, सेम टाइम ऑफ कुकिंग, सारी चीजें हम सेम रख सकते हैं। वी कैन ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या मेजर कर सकते हैं। डज द पूरी पफ अप, पूरी क्या फूली इतना सब करने के बाद। हाउ मच टाइम डज इट टेक, इस पूरी फूलने में कितना टाइम लगा। थिकनेस ऑफ पूरी, थिन साइड वर्सेस थिक साइड, यानी अगर पूरी एक साइड पतली है तो कितनी पतली है, अगर मोटी है तो कितनी मोटी है, पूरी की साइज कैसी है, ठीक है, फूलने के बाद उसकी साइज में क्या चेंजेस हुए। देखो एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट टू सी द इफेक्ट ऑफ ऑयल टेम्परेचर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑयल टेम्परेचर के इफेक्ट को, अगर हम बहुत गर्म कर देते हैं, नॉट सॉरी वेरी हॉट, बहुत गर्म कर देते हैं, ठीक है, तो पफ अप वेरी क्विकली मे बर्न, ठीक है, बहुत तेजी से पूरी फूल जाएगी और मे बी जल भी सकती है। अगर हम तेल को सिर्फ गर्म करें तो पफ मोर, बहुत तेजी से वो मतलब फूलेगी। अगर
पूरी तेल जो है वो बहुत गर्म नहीं है, तो क्या होगा, बहुत हल्का सा पूरी फूलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब वाई डू दिस, हमने ये क्यों किया? By changing one thing at a time and keep other the same, we can see what effect it has। ठीक है, हमने एक टाइम में चीज़ों को चेंज किया, फिर दूसरे टाइम में अदर चीज़ें चेंज की, फिर हमने ऑब्जर्व किया कि क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ये हमें अंडरस्टैंड मतलब हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में, वाई वन साइड ऑफ पूरी थिनर एंड थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। ठीक है, और ये हमें बताता है, मतलब सोचने में मजबूर करता है कि पूरी जो है वो एक साइड पतली थी, एक साइड मोटी कैसे हो गई, एक साइड पतली कैसे हो गई, और ये हमें एक साइंटिस्ट की तरह सोचने पे मजबूर करता है। ठीक है, बी अ साइंटिस्ट, हमें एज अ साइंटिस्ट क्या करना चाहिए? साइंटिस्ट बनने के लिए हमें खुद से क्वेश्चंस करना चाहिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करने चाहिए, मेजर करना चाहिए चीज़ों को, आंसर्स फाइंड करने चाहिए। तभी हम क्या बनेंगे? एक लिटिल साइंटिस्ट बनेंगे। तभी हम क्या बनेंगे? एक लिटिल साइंटिस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए। क्यूरियोसिटी लीड्स टू डिस्कवरी। ओके, आई थिंक इस स्लाइड से आपको वो चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैंने डायग्राम्स के थ्रू समझाने का कोशिश किया है, और आई होप ये सारे मतलब जो भी स्लाइड्स हैं आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ठीक है, यूज सर्कल और डो, देखो ये सारी ये भी जो लास्ट स्लाइड है ना, वो अभी जो प्रीवियस स्लाइड मैंने दिखाई है उसी में सारा इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आई थिंक वहां से आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, फिर भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, यूज सर्कल और डो एंड द सेम थिकनेस एंड ड्रॉप देम इन द same way. It is also a good idea to keep note of everything that you see and sense when doing an experiment. Did the oil splatter, smell, or smoke? ठीक है, वही कह रहा है कि हम जो पूरी है उसकी थिकनेस को सेम रखेंगे, या फिर कभी थिकनेस बढ़ा देंगे, या फिर उसको किस तरीके से ऑयल में डालेंगे। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट से हम क्या देखेंगे कि ऑयल जो है वो स्प्लैटर हो रहा है, या फिर मतलब जो छींटा पड़ता है वैसे, या फिर ऑयल में से कोई स्मेल आ रही है, या स्मोक डेवलप हो रहा है। एंड आफ्टर डूइंग वन राउंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक राउंड एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें हम क्या सोच रहे हैं कि और भी क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। डू पूरी पफ बेटर, और क्या पूरी अच्छे से और बेटर फूल सकती है? व्हेन मेड फ्रेश आर फ्रॉम स्टोर्ड डव, अगर हम फ्रेश आटे से पूरी बनाए तो क्या वो ज़्यादा फूलेगी, या फिर एक पहले से गूथे हुए आटे से पूरी बनाए तो क्या वो ज़्यादा बेटर होगा? व्हाट हैपन इफ आई प्रिक अ होल इन द पूरी बिफोर फ्राइंग, अगर हम फ्राई करने से पहले पूरी में एक होल कर दें तो क्या वो पूरी फूलेगी? This is exactly how all scientists experiment from simple to the most complicated are done. This is the idea of systematic investigation. And just so you know, even the simple everyday observations of puri puffing is not really completely understood by scientists today. ठीक है, so whether it is puffing of a puri or shrinking bright part of moon after Purnima, let your careful observations guide you along your exploration into the investigate world of science। ठीक है, एंड लास्ट में है हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग। तो आई होप ये चैप्टर्स को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया होगा, और आपको जो भी स्लाइड्स मैंने डाली है वो बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके वो बनाया है। और आई होप आप लोग को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को बहुत अच्छे से देखने के लिए, और पूरा कंप्लीट वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी ऐसे चैप्टर्स मैं पढ़ाने वाली हूँ। और अभी मैंने क्लास 8 का स्टार्ट किया है, तो क्लास 8 का पहला चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है, और एक मैंने हाईलाइट वीडियो भी डाली थी 2 मिनट कुछ सेकंड की, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। एक समरी के फॉर्म में आप लोग को समझ में आएगा कि इस चैप्टर में क्या है। ठीक है, एक पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, उसके बारे में एक आइडिया लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच, बाय बाय।